गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आपका स्वागत करता हूं मैं होती क्लासेस पर। आपको इस इतिहास की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। 50 क्वेश्चनों की वह सीरीज है जो मैंने पूरी इतिहास निचोड़ के खुद अपने द्वारा तैयार किया गया है। आपको ध्यान से इस क्लास को सुनना है और हमारे साथ बने रहना है। बहुत ही ध्यान से सुनिए क्लास को। और एक एक 4 ऑब्जेक्ट दिए हैं, इसमें एक उत्तर सही होगा, 4 गलत होंगे, लेकिन हम 4 ही ऑब्जेक्ट से निचोड़ चलेंगे और बहुत कम समय में, यानी कि 50 क्वेश्चन है, इनको हम 25 सेकंड देंगे एक क्वेश्चन को करने के, और बहुत शॉर्ट टाइम में तैयार हो जाएगी। और हमारे चैनल से जुड़ जाइए और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाए। हम पीडीएफ बनाकर तैयार देंगे आपको, हमारी खुद अपने द्वारा तैयार की जा रही है, ठीक है। और शुरू हो जाइए इस क्लास के महारिविजन में इतिहास में। इसके बाद संविधान की, भूगोल की, हर चीज की आपको क्लास लगातार चलती रहेगी, जुड़े रहिए, ठीक है। पहला प्रश्न शुरू करते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि के प्रथम प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का समय पीरियड रहा है जो 2350 से 1750 के बीच का समय पीरियड सिंधु घाटी सभ्यता के समय पीरियड माना जाता है। इसमें कृषि के साक्ष्य की बात करते हैं तो कृषि के साक्ष्य हमें सर्वप्रथम कच्छ गुजरात में प्राप्त हुए हैं हमारे लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रथम कृषि के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए, तो हमें टिक मारेंगे कच्छ गुजरात में। गुजरात में कहाँ प्राप्त हुए हमारे लिए? कच्छ गुजरात में। कहाँ पर प्राप्त हुए हमें? कच्छ गुजरात में। सिंधु घाटी के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं गुजरात में, ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रथम साक्ष्य हमें कृषि के कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो आपको याद रखना है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अगले पर। इसमें हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? यानी कि हड़प्पा है जो सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है, वो किस नदी के किनारे बसा है? सिंधु नदी की बात करते हैं तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो बसा है, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी 1922 में, सिंधु मोहनजोदड़ो की। इसके बाद सरस्वती की इसका ऑब्जेक्ट उत्तर नहीं है, सिंधु भी नहीं है, गंगा भी नहीं है। इसका सही उत्तर होगा रावी नदी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। हड़प्पा कहाँ पर बसा हुआ है? रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। याद रखना है आपको कि जो हड़प्पा शहर है उसकी खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी, 1921 में की थी। रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस पे आते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में लोथल किस लिए प्रसिद्ध था? सिंधु घाटी सभ्यता के समय में लोथल किस लिए प्रसिद्ध था? बंदरगाह था, ये व्यापार निकाय नीचे, या व्यापार का केंद्र था, या चावल था, या उपरोक्त सभी था? तो ये सभी के लिए प्रसिद्ध था। ये चावल का व्यापार होता था, हर चीज का व्यापार होता। चावल के साक्ष्य मिले हैं यहाँ। मेसोपोटामिया का सबसे प्रमुख विदेशी केंद्र था, उपरोक्त सभी है। यहाँ पे सभी पे टिक मार देंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम बहुत जल्दी। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो इसमें ऑब्जेक्ट बता रहा है कि वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। शहरी सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, राजनीतिक सभ्यता, व्यापारिक सभ्यता। तो हम यहाँ पर जाएंगे ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता थी कैसी? ग्रामीण सभ्यता थी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ध्यान रखना है आपको, वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। वैदिक सभ्यता, जिसमें वैदिक सभ्यता किसको कहा जाता है? जिसमें वेदों की रचना हुई, वेदों का प्रचार प्रसार हुआ, आर्य शक्ति का उदय हुआ। ये बातें आपको मोटी मोटी ध्यान रखना है। और याद रखना है कि वैदिक सभ्यता का पीरियड माना जाता है जो ऋग्वेदिक के काल का, जो 1500 से 600 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। जो 1500 से 600 ईसा पूर्व का समय माना जाता है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद की रचना हुई, अर्थवेद इनकी रचना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार की बात करते हैं तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी नहीं थे, महावीर स्वामी 5वें 24वें और अंतिम तीर्थकार थे। ऋषिदेव, सिद्धार्थ, राहुल। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकार थे वो ऋषिदेव थे। याद रखना है हमारे जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे? प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषिदेव थे। 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी और पूर्व में हुआ था तथा 540 पूर्णग्राम वैशाली बिहार में उनका जन्म हुआ। सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था, ठीक है। तो हमारा क्या होगा? ऋषिदेव। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो लुम्बिनी, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, कुशीनारा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? लुम्बिनी। याद रखना है आपको। गौतम बुद्ध का जन्म
स्थान कहाँ था? लुम्बिनी, कपिलवस्तु, नेपाल। याद रखना है आपको, ऐसे ही याद करते चलना है आपके लिए। असम में गोरखपुर में उसके ऑब्जेक्ट थे। गौतम बुद्ध के जन्म स्थान के मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है। याद रखिए आपको कि आपसे क्वेश्चन आ जाता है परीक्षा में कि मौर्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो आपको याद रखना है मौर्य वंश की बात करती है तो मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश की बात हो जाए तो यहाँ पर आपको याद करना है मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य। वंश डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, तो आपको याद रखना है कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसके बाद चंद्रगुप्त, इसका सही उत्तर कौन सा? अशोक, बिंदुसार, घनानंद। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका संस्थापक कौन था? क्या याद रखना है आपको? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या याद रखना है? चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखना है आपको चंद्रगुप्त मौर्य अशोक बिंदुसार का पुत्र था, तो बिंदुसार का पुत्र था और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। घनानंद ने नंदवंश की स्थापना की, सख संबंध प्रारंभ किया। 8 नंबर का क्वेश्चन है, सख संबंध किसने प्रारंभ किया? बात करते हैं सख संबंध किसने प्रारंभ किया। सख संबंध की बात करते हैं, याद रखिए कि सख संबंध किसने प्रारंभ किया, तो प्रश्न आता है गोपाल कृष्ण गोखले ने, राजा राम मोहन राय ने, वसुदेव ने, तो कनिष्क ने सख संबंध की स्थापना की। सख संबंध की स्थापना किसने? कनिष्क ने की, 78 ईस्वी में की। इस उपलक्ष्य में की, शकों को हराने के उपलक्ष्य में सख संबंध की स्थापना की। जो हमारा वर्तमान संबंध है उसकी स्थापना, सख संबंध की स्थापना किसने की? कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में। उत्तरायण का प्रथम युद्ध, उत्तरायण का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो याद रखना है आपको 1178, 1191, 1194, 1192। इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय एवं महतो गौरी के बीच का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय को मोहम्मद गौरी ने हराया। तो याद रखना है आपको 1100 डेट याद रखना है, 1192 ये डेट याद रखना है आपको। अब 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज फाउंडर ऑफ गुलाम वंश? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, आराम शाह या रजिया सुल्तान? तो आपको याद रखना है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिए आपको गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में अढ़ाई का झोपड़ा बनवाया। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ पॉइंट याद रखिए। और हम बहुत जल्दी आपसे डिजिटल बोर्ड के साथ उपस्थित होंगे, बस हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम में हम आपको सारी पीडीएफ दे देंगे इनकी तैयार करके। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। आराम शाह 1200, इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम पीरियड रहा 1206 से 1210 तक का। इसके बाद इसका पुत्र 1210 में आराम शाह बन जाता है, ये अयोग्य शासक था। इसके बाद इल्तुतमिश के हाथ में शासन चला जाता है। इसका इल्तुतमिश का शासन रहता है 1212 से 1236 तक। इसके बाद महिला शासक रजिया सुल्तान बन जाती है, जो भारत की पहली महिला शासक थी, दिल्ली के सिंहासन पर बैठती है। ठीक है, इसके बाद हम 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान कब बनी? तो दिल्ली सल्तनत काल की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान कब, यानी कितने सन में बैठी है दिल्ली की शासक बनी? 1236 में, 1237 में, या 1238 में, या 1239 में? तो आपको डेट रखना है 1236 की। याद, इसमें कई क्वेश्चन आए। एक तो रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक थी, ये भी याद रखिए। महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। एक डेट याद रखिए 1236 में यह बनी थी। याकूब नीग्रो के साथ इसका प्रेम संबंध है। अल्तुनिया से इसका विवाह हुआ। कैथल के समीप इसके जंगलों में हत्या कर दी अपने संबंधियों ने, क्योंकि इसको एक महिला का शासन उसके परिवार वालों, कुटुंब वालों को राज नहीं आ रहा था। ठीक है, अब यह 12 नंबर प्रश्न की बात करते हैं हम। खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में, 1528 में, 1527 में हुआ, या 1528 में हुआ, या 1529, 30 किसमें हुआ? तो याद रखना है आपको 1528 में। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? याद रखिए आपको 13 नंबर क्वेश्चन। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, लाहौर में, आगरा में, नेपाल में? तो कहाँ पर इसका है? इसका मकबरा लाहौर में। लाहौर में जहांगीर का मकबरा स्थित है। लाहौर में एक रावी नदी के किनारे बहुत ही
कलात्मक दृष्टि से बहुत ही अच्छा बनाया गया है। इसके लिए कहाँ पर है? लाहौर में स्थित है। भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली कौन था? भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय वायसराय भारत में कौन आया था? तो आपको याद है कब आया था? 1498 में वास्को डी गामा आया था। कब आया था? 1498 में वास्को डी गामा आया था। इसके बाद भारत में 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? याद रखना है आपको, भारत में 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, या पामस्टोन था, या जेम्स सिक्की था, या जनरल डायर था? तो आपको याद रखना है इसमें 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखना है आपको लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कौन था? गवर्नर जनरल था 1857 की क्रांति के समय, लॉर्ड कैनिंग। पामस्टोन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, इसे भी याद रखना है। पामस्टोन कौन था? उस टाइम ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। जेम्स सिक्की ने, जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था। ये हो गया आपका 16 नंबर क्वेश्चन। पर जाते हैं झांसी एवं ग्वालियर। झांसी एवं ग्वालियर से 1857 क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? रानी लक्ष्मीबाई एवं कुंवर सिंह, लियाकत अली, कुंवर सिंह, तात्या टोपे? तो आपको याद रखना है झांसी से स्वतंत्र क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? रानी लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह। और कर रहा था। सती प्रथा विरोधी कानून बनाया गया था 1829 में, 1830 में, 1831 में और 1856 में। किसने कब में बनाया था? 1829 में। इसके प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के अधिक प्रयासों से बनाया गया था। ये अभी अगला प्रश्न याद रखना है आपको, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? गोविंद महादेव रानडे, महात्मा गांधी, महात्मा ज्योतिबा फुले, या फिर केशव चंद, या दयानंद सरस्वती? तो आपको याद रखना है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के राइटर कौन थे? दयानंद सरस्वती। कौन है इसके राइटर? दयानंद सरस्वती। याद रखना है आपको, दयानंद सरस्वती। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलन एक्टोवियन होम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, सरनाथ बनर्जी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? एलन एक्टोवियन होम। क्या हो जाएगा? एलन एक्टोवियन होम। धर्मचंद बनर्जी प्रथम अध्यक्ष बने, दादाभाई नौरोजी, सरनाथ बनर्जी। तो इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, मुंबई में होती है, याद रखिएगा। और हम इस दिन विस्तार से क्लास लेंगे, टॉपिक वाइज, और हमारी पुरानी भी क्लासें पड़ी हुई है। ध्यान से सुनते रहिए, बस आपको बहुत कुछ मिलेगा इसमें सीखने को। नरम दल तथा गरम दल का विभाजन किस वर्ष किस अधिवेशन में हो गया था? नरम दल और गरम दल, नरम दल के विचारधारा अलग थी और गरम दल की विचारधारा अलग थी। तो इनका विभाजन कब हुआ? आपको याद रखना है, इनका विभाजन कब हुआ? तो सूरत का जो अधिवेशन हुआ था 1907 में, इसका नरम दल तथा गरम दल का विभाजन हो गया था। अब इसमें हम पॉइंट देखते हैं। लाहौर अधिवेशन में, इलाहाबाद अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। आपको याद रखना है सूरत अधिवेशन 1907। याद रखना है क्या? सूरत अधिवेशन। बंगाल का विभाजन कब किया गया था? बंगाल विभाजन या बंग की घटना कब हुई थी? बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। सभी को पता ही होगा ये तो, 1905 की डेट याद रखिए। इसके बाद महात्मा गांधी द्वारा प्रथम बार किस सत्याग्रह में भाग लिया गया था? महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से लौटे थे। इसके बाद इनका पहला सत्याग्रह कौन सा था? मेरा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन, या भारत छोड़ो आंदोलन? कौन सा सत्याग्रह? तो पहला सत्याग्रह कौन था इनका? चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था ये? 1917 में। कब हुआ था ये? 1917 में। डेट रखना है। कहाँ पर हुआ था? बिहार में हुआ था। इनको इन्वाइट किसने किया था? राजकुमार शुक्ला ने किया था, किसान नेता ने। नील की खेती में अत्यधिक वृद्धि अंग्रेजों को विरोध किया गया था। नील की खेती पर इतना अधिक कर बढ़ा दिया गया था कि उनको देना मुश्किल हो गया था, इसलिए उनको राजकुमार शुक्ला ने इनको इन्वाइट किया था। इसके कारण इसका पहला सत्याग्रह था महात्मा गांधी का। खेड़ा आंदोलन ये हुई 1918 में होता है। बंगाल विभाजन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखना। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये 1919 को, 1920 को, 1922 को, 1924 को। याद रखना है आपको डेट 13 अप्रैल 1919 की। 13 अप्रैल 1919 की डेट याद रखना है आपको। इसके बाद करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था, ठीक है, डेट याद रखते जाइए। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? सुखदेव ने, भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने दिया था?
सुभाष चंद्र बोस ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया 26 नंबर क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वी.डी. सावरकर या गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपको याद रखना है क्या, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के राइटर कौन है? जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है, या इसमें ऑप्शन ये है 1924, 1940, 1945 और 1946। तो आपको ये डेट लिखना है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। 24 अक्टूबर 1945 की डेट याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल जस्टिस, यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? द हैग नीदरलैंड में, जापान में, नेपाल में, बांग्लादेश में। तो आपको याद रखना है द हैग नीदरलैंड। कहाँ याद रखना है? द हैग नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने में, मैड्रिड स्पेन में, रोम इटली में, वियना ऑस्ट्रेलिया में। तो आपको क्या याद रखना है? लुसाने यूएसए में। लुसाने यूएसए में। रोम इटली को याद रखिए, यहाँ पर खाद्य का संगठन है। और यहाँ पर वियना ऑस्ट्रेलिया परमाणु अनुसंधान है। यहाँ पर नोबेल पुरस्कार सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, मैडम क्यूरी, रजिया सुल्तान। तो नोबेल पुरस्कार प्रथम महिला कौन थी? मैडम क्यूरी। इनको अपने पति के साथ में रेडियम की खोज के लिए दिया गया था। ठीक है, ये याद रखिए आप। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब तक चला? फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक, 1915 से 1920 तक, 1916 से 1930 तक, या 1917 से 1922 तक। तो आपको ये डेट रखना है, 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चला। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक। रोलेक्ट एक्ट लाया गया था। रोलेक्ट एक्ट कब लाया गया था? रोलेक्ट एक्ट 1919 में, 1920 में, 1921 में, 1922 में। रोलेक्ट एक्ट लाया गया 1919 में। रोलेक्ट एक्ट क्या था? एक काला कानून था जिसको बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था और अपनी मनमानी से सजा देते थे। तो इसे क्या काला कानून कहा गया था? रोलेक्ट एक्ट लाया गया था कब? 1919 में। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1964 में, 1965 में, 1966 में, 1968 में। तो आपको डेट रखना है, सॉरी 1764, 1765, 1766, 1768। तो ये डेट रखना है आपको। ग्रीन टिक मार दिया है हमने 1764 की, याद रखना है। इसमें मीर कासिम, सिराजुद्दौला, अवध नवाब, ये तीनों की संयुक्त सेना तथा कैप्टन मुन्नू अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे और विजय प्राप्त हुई, जिसके द्वारा इनका बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर स्थापित हुआ और अंग्रेज हुकूमत का राज प्रारंभ हुआ। तो बक्सर के युद्ध की डेट रखना है आपको 1764 में। तीनों की संयुक्त सेना को हराकर इनने इस युद्ध को जीता। अगला वर्ष याद रखना है क्वेश्चन 34 नंबर, गुप्त वंश का फाउंडर कौन है? गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? घटोत्कच, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। तो आपको ये डेट याद रखना है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त और गुप्त श्री लगा देना और याद हो जाएगा आपको, श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 में, 262 में, 263 में, या 264 में। अशोक ने 261 में कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक का 273 में शासक बना, लेकिन उसका राज्य जब से हुआ 269 ईस्वी में, वो जबकि उसने कलिंग पर 261 में ये शासक कलिंग वर्तमान उड़ीसा में है, इसके बिना शासक भी राज्य पर आक्रमण कर दिया और बहुत ही प्रजा का जनहानि हुई। इससे इसका हृदय परिवर्तन हो गया और इसने बौद्ध धर्म अपना लिया अशोक ने। इसमें अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में कौन सा शिलालेख बताता है, तो आपको याद रखना 13 नंबर का शिलालेख है, जो 13 नंबर का शिलालेख है जो अशोक के बारे में बताता है। ठीक है, शिलालेख नंबर 13 अशोक के बारे में बताता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। कौन सा शिलालेख अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन करता है? तो शिलालेख संख्या 16, 15, 14, 13। बहुत जल्दी भाषण देना है, इतना टाइम नहीं। हमारी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है, इनमें टिक तुरंत मारना है, इतना टाइम नहीं लेना, बस पढ़ना है और टिक लगा देना है। कौन सा शिलालेख अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन करता है? शिलालेख संख्या 13। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 में किसके द्वारा पढ़ा गया था? जो अशोक के शिलालेख थे या लिपि थी,
शिलालेख या लिपि थी उसको सबसे पहले किसने पढ़ने में सफलता हासिल की थी? देवनाम ने, प्रियदर्शी ने, या फिर जेम्स फ्रांसिस ने, या एग्रोनोमी ने? तो अशोक के शिलालेख को सबसे प्रथम पढ़ने में सफलता किसको हुई? जेम्स फ्रांसिस को। याद रखना है, अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा जेम्स फ्रांसिस ने। महाभारत के रचनाकार हैं। महाभारत के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, कालिदास, वेदव्यास और वाल्मीकि। तुलसीदास जी की बात करते हैं, इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। कालिदास ने बहुत से ग्रंथों की जैसे सूर्य की रचना की। तो यहाँ पर बात करते हैं महाभारत की रचना किसने की? वेदव्यास को याद रखना है आपको। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। ये क्वेश्चन नंबर 38 पर बात करते हैं हम। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ का क्या नाम है? सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ का नाम है मनुस्मृति। याद रखना है आपको, मनुस्मृति याद रखना है आपको। क्या रखना है? मनुस्मृति। आश्रमों की कुल संख्या है, आश्रमों की कुल संख्या 4 है। गृहस्थ, वानप्रस्थ, कितनी है? 4 है आश्रमों की संख्या। सबसे प्राचीन वेद है, याद रखना है आपको। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो कौन सा वेद है? ऋग्वेद। ऋग्वेद। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद की बात करते हैं तो संगीत प्रधान वेद है। सामवेद संगीत प्रधान वेद है। हमें यहाँ पर इसका उपयोग हो जाएगा ऋग्वेद। भारत में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब स्थानांतरित की गई थी? तो ये राजधानी स्थानांतरित की गई 1911 में, 1912 में, 1913 में, 1914 में। तो आपको एक डेट रखना है 1911 में। और राजधानी घोषित कब हुई थी? 1912 में। स्थापित हुई थी 1911 में और 1912 में घोषित की गई थी। इसी में पहली बार यहाँ पर जनगण मन गाया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गई गीत। भारत तथा पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो आपको याद रखना है मैकमोहन, रेड फ्लैग, डूरेट, या कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं उत्तर नहीं है, डूरेट भी नहीं है, रेड मैकमोहन नहीं है। मैकमोहन भारत तथा चीन के बीच है। भारत तथा चीन के बीच है। भारत तथा चीन के बीच 3488 किलोमीटर की डिस्टेंस सीमा शेयर होती है। रेड फ्लैग भारत तथा पाकिस्तान के बीच है, याद रखना है आपको। ठीक है, याद रखना है रेड फ्लैग। राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को किसने प्रदान की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सुभाष चंद्र बोस ने, वल्लभ भाई पटेल ने, विठल चंचल ने। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने, राष्ट्रपति की उपाधि महात्मा गांधी को किसने प्रदान की थी? तो याद रखिए यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसके बाद भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही उसे कब्जे में रखा जाएगा। ये कथन किसने किया था? लॉर्ड एल्गन ने, सियालदास ने, इकबाल ने, मिंटो ने। तो लॉर्ड एल्गन ने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर इसे रखा जाएगा। एक कथन किसने किया था? लॉर्ड एल्गन ने। 46 नंबर का क्वेश्चन है, 46 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1939, 1940, 1941, 1950। तो याद रखना है हमारे लिए ये डेट 1939 की। कब प्रारंभ हुआ था? 1939 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, साइमन कमीशन भारत तक पहुंचा। साइमन कमीशन 1927 में क्या हुआ? गठित हुआ था। कहाँ? इंग्लैंड में गठित हुआ 1928 में, 1930 में, 1931 में। 1928 में भारत पहुंचा था। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। भारत में संघात्मक व्यवस्था की किस अधिनियम से की गई थी? भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की बात किस अधिनियम में की गई थी? 1935 में, 1936 में, 1937 में, 1938 में। भारत शासन अधिनियम की बात करें तो 1935 में इसके भारतीय संविधान संघात्मक की बात की गई थी। दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने। दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, वेदों की और लौटो नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने, जगत सिंह ने, दयानंद सरस्वती ने।
वेदों के लोटक किसने नारा दिया था? दयानंद सरस्वती ने। इसका टिक मारना है, मैं दयानंद सरस्वती ने। तो थैंक यू। हमने इसके लिए मात्र 50 क्वेश्चन थे, इसमें हमने 25 सेकंड का समय लिया है और 25 मिनट में हमने खत्म कर दिए और आपको बहुत कुछ जानकारी दे दी है। तो इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, लगातार हम आपके साथ बने रहेंगे और आप हमारी कमियां जरूर बताइए, कहाँ कमियां है, क्योंकि हम एक सफर थोड़ा सा शुरू किया है अभी। तो हमसे जुड़ जाइए, लगातार अपनी क्लासेस चलती रहेंगी यूट्यूब चैनल पर। प्लीज इसको एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपना चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दे और हमसे क्लासों से जुड़ जाइए। लगातार क्लासें हमारी आती रहेंगी डिजिटल रूम में। बहुत जल्दी हम आपको डिजिटल बोर्ड के साथ उपस्थित होंगे और लगातार क्लासों का सफर रहेगा। फैक्ट टू फैक्ट बताएंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, विदा लेते हैं। फिर जल्दी मुलाकात होगी आपसे एक और नई क्लास के साथ।